हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत विभव के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ फिगर दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसकी सहायता से आपको विद्युत विभव के बारे में समझाऊंगा। लेकिन विद्युत विभव को समझने से पहले हम कुछ अवधारणाओं को समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दो बर्तन हैं। एक बर्तन को मैंने ए नाम दिया है और दूसरे बर्तन को बी नाम दिया है। बर्तन बी की अपेक्षा चौड़ा है, तो बर्तन ए में जो जल की मात्रा है वो बर्तन बी की अपेक्षा अधिक है। लेकिन बर्तन ए में जो जल का स्तर है, जल की ऊंचाई है, वो बर्तन बी की अपेक्षा कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जो दोनों बर्तनों को एक नली द्वारा जोड़ दिया जाए और इस टोंटी को यहाँ से खोल दिया जाए तो जल का प्रवाह बर्तन बी से बर्तन ए की ओर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल का प्रवाह अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले बर्तन में होता है। तो जल के प्रवाह की जो दिशा होती है वो द्रव के तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है, ना कि द्रव की मात्रा पर। देखिए, द्रव की मात्रा तो इस बर्तन में ज़्यादा है और इस बर्तन में कम है, लेकिन यहाँ से यदि हम इस टोंटी को खोल देंगे तो द्रव का प्रवाह बर्तन बी से बर्तन ए की तरफ होने लगेगा। तो इस बात को हम समझ गए हैं कि जल का प्रवाह अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है। इसी प्रकार जो ऊष्मा का प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने जो एक धातु की गोली, गरम गोली ली है, ये धातु की कोई गरम गोली है और ये एक बाल्टी में जल भरा हुआ है। जब इस गरम धातु की गरम गोली को जल के अंदर डाला जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह गरम गोली से जल की तरफ होता है, और यह प्रवाह जब तक होता है जब तक जल और गोली दोनों का ताप समान नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, क्योंकि ये गर्म गोली है तो इसका टेम्परेचर अधिक है, ये नॉर्मल जल है तो इसका टेम्परेचर गोली की अपेक्षा कम है। फिर भी ऊष्मा किधर से जा रही है? इस गोली से जल में जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ गए हैं कि ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है वो किस पर डिपेंड करती है? ताप पर, ठीक, ना कि ऊष्मा की मात्रा पर। देखिए, इसको समझेंगे तो देखा जाए तो ये जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इस पानी में ऊष्मा की मात्रा कंपैरिजन में इस गोली से अधिक है। हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि यदि हम इसी गर्म गोली को समुद्र में डालते हैं तब भी ऊष्मा इस गोली से समुद्र के पानी में जाती है, ठीक है। तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की तरफ हुआ, लेकिन इस गोली में जितनी ऊष्मा है उससे कई गुना ज़्यादा समुद्र के पानी में ऊष्मा है। तो ऊष्मा भले ही समुद्र के पानी में ज़्यादा है और गोली में कम है, फिर भी ऊष्मा किधर से किधर जा रही है? गोली से समुद्र के पानी में। तो मतलब आप समझ गए कि जो ऊष्मा का प्रवाह है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह डिपेंड करता है ताप पर। जिस वस्तु का ताप अधिक होगा ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की तरफ गति करती है। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा ताप पर निर्भर करती है, ना कि ऊष्मा की मात्रा पर। अब हम आवेश के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी कोई आवेशित वस्तु है और धन आवेशित वस्तु है। इस धन आवेशित वस्तु का एक अनावेशित वस्तु से एक चालक द्वारा संपर्क कर दिया है। मतलब इस धन आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक से एक धात्विक तार द्वारा जोड़ दिया है। जैसे ही हम जोड़ेंगे, इसमें जो आवेश का प्रवाह है वो किधर होगा? अब देखिए, जे अनावेशित है मतलब उदासीन है, इसमें धनायन और ऋणायनों की मात्रा बराबर है। जे धनावेशित वस्तु है तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इन दोनों को एक तार द्वारा संपर्क कर दिया जाएगा
तो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में जाएंगे, मतलब अनावेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन धनावेशित वस्तु में गति करेंगे। और कब तक गति करेंगे? जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान ना हो जाए। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है, एक जो ऋणावेशित वस्तु है और दूसरी कैसी है? अनावेशित वस्तु। तो जो उदासीन है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर है। जो ऋणावेशित वस्तु है इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब दोनों वस्तुओं को एक चालक तार द्वारा संपर्क कर दिया जाएगा तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में गति करने लगेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कब तक गति करेंगे? जब तक दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान ना हो जाए। दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब तक समान नहीं होगी तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस अनावेशित वस्तु की ओर गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा? ऋण आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है कि जे कोई धनावेशित वस्तु है और जे ऋणावेशित वस्तु है। दोनों वस्तुओं को एक चालक तार द्वारा क्या कर दिया है? संपर्कित कर दिया है, जोड़ दिया है। तो देखिए, जे ऋणावेशित है इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जे धनावेशित वस्तु है इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में गति करेंगे। और कब तक गति करेंगे? जब तक दोनों वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं हो जाती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब दो वस्तुओं को संपर्कित किया जाता है तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को संपर्कित किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की ओर गति करते हैं। और कब तक गति करते हैं? जब तक दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं हो जाती है। धन आवेशित वस्तु होती है उसका विभव धनात्मक होता है, धनात्मक। धन आवेशित वस्तु का विभव कैसा होता है? धनात्मक होता है। और यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। ठीक, धन आवेशित वस्तु का विभव धनात्मक तथा ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है चालक तार द्वारा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक विभव वाली वस्तु से धनात्मक विभव वाली वस्तु की ओर होता है, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक धनावेशित वस्तु है और दूसरी ऋणावेशित। इन दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया है तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु की ओर गति करने लगते हैं। और यह गति तब तक होती है जब तक दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, अर्थात ऋणावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु की ओर होता है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार जल का प्रवाह अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है तो जल का प्रवाह जो है वो जल के तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना कि जल की मात्रा पर। इसी प्रकार जब ये धातु की गर्म गोली को जल के अंदर डाला जाता है तो इस वस्तु की ऊष्मा इस वस्तु में जाने लगती है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, क्योंकि इस वस्तु का टेम्परेचर अधिक है और इस पानी का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम है। तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है, ना कि ऊष्मा की मात्रा पर। क्लियर? क्योंकि इस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होगी और इस पानी के अंदर ऊष्मा की मात्रा इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है तो इसमें ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी। ये गोली बहुत छोटी है तो इसमें ऊष्मा की मात्रा कम होगी। ताप भले ही अधिक है लेकिन ऊष्मा की मात्रा इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है।
ठीक इसी प्रकार आवेश का प्रवाह अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव की वस्तु से उच्च विभव की वस्तु की ओर होता है। आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यह विभव पर निर्भर करता है कि जिस वस्तु का विभव कम होगा अर्थात निम्न होगा, उससे आवेश उच्च विभव की वस्तु की ओर जाता है। आवेश इन दोनों में कुछ भी हो, मान लीजिए इसके ऊपर 10 कूलम आवेश है और इसके ऊपर 2 कूलम आवेश है, तो आवेश की मात्रा कुछ भी हो सकती है। तो आवेश की मात्रा पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अर्थात आवेश का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? विभव पर। जिसका विभव कम होता है उससे अधिक विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन तब तक गति करते हैं जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाता है। चलिए अब आता है हमारा विद्युत विभव की माप। तो विद्युत विभव की माप किस प्रकार की जाती है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो उसकी ऊंचाई हम समुद्र तल की ऊंचाई से करते हैं, यानी कि समुद्र तल की ऊंचाई से उसकी माप की जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु के विभव की गणना करते हैं, विभव की माप करते हैं, तो पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसके विभव की गणना की जाती है, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। जब इसे कुछ आवेश दे दिया जाए या पृथ्वी से कुछ आवेश ले लिया जाए तो इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार समुद्र में कुछ जल की बूंदें डाल दी जाएं या उसमें से कुछ जल की बूंदें ले ली जाएं तो समुद्र के तल की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए हमने एक चित्र बनाया है। तो देखिए, ये हमारा कोई धन आवेशित चालक है। इस धन आवेशित चालक को हमने एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया है। जैसे ही हम इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस चालक के विभव को शून्य कर देंगे। दूसरा चित्र समझिएगा, ये कोई ऋण आवेशित चालक है और इसको भी हमने एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं इस चालक से निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं और उसके कारण इसका विभव भी पृथ्वी के विभव के बराबर अर्थात शून्य हो जाता है। यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस वस्तु का विभव धनात्मक होता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो विद्युत विभव की माप के बारे में आप समझ गए कि विद्युत विभव की माप किस प्रकार की जाती है। पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर की जाती है। विद्युत विभव की डेफिनेशन कि विद्युत विभव की क्या परिभाषा होगी। तो देखिए, विद्युत विभव की हम सीधी सी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे कि किसी चालक का विद्युत विभव उसकी विद्युतीय अवस्था है जो चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को बताती है। प्लस क्यू आवेश है और इसके कारण जो पूरा क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र है। कोई धन आवेश है और इस धन आवेश के कारण जो पूरा क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के बाहर इस आवेश के प्रवाह का कोई अनुभव नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम अनंत। जी विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब यहाँ पर कोई हम एकांक आवेश की कल्पना करें, कोई परीक्षण आवेश ले लें। सपोज कीजिएगा मैंने Q0 आवेश ले लिया। जी जो परीक्षण आवेश है इसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात इस आवेश के कारण इस आवेश पर अभी कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब शून्य बल कार्य कर रहा है। ठीक है। अब इस आवेश को इस बिंदु से मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएं, यहाँ पर लाए P बिंदु तक। इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और लाने में जो कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही विद्युत विभव को व्यक्त करता है, वह कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होता है। क्लियर? तो जे यहाँ पर हमने जो Q0 जो आवेश लिया है ये परीक्षण आवेश है, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि Q0 आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य
W है, इसलिए एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना आ जाएगा, W/Q0। और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, और इसे कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसको हम V बराबर लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, V बराबर W/Q0। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत विभव निकल के आ जाता है। अब देखिए विद्युत विभव कैसी राशि है, सदिश है या आदिश। तो जो V है वो W और Q पर डिपेंड कर रहा है, मतलब आवेश और कार्य पर डिपेंड कर रहा है। कार्य अदिश राशि होता है, आवेश भी अदिश राशि होता है, इसलिए विद्युत विभव कैसी राशि होगा, अदिश राशि। ठीक है, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। देखिए इसका MKS मात्रक निकालेंगे तो कार्य का MKS मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो MKS मात्रक हो जाता है विद्युत विभव का जूल प्रति कूलाम, जिसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, CGS मात्रक निकालें इसका तो CGS मात्रक हो जाता है, देखिए कार्य का होता है अर्ग और आवेश का होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, स्थैत वोल्ट, स्थैत वोल्ट। क्लियर। तो कार्य का विद्युत विभव का MKS मात्रक हो जाता है वोल्ट और CGS मात्रक हो जाता है स्थैत वोल्ट। यहीं से इसका हम विमीय सूत्र निकालेंगे, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। देखिए ये तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0। W कार्य का विमीय सूत्र होता है ML2T-2 और आवेश का मैंने बताया था आपको AT होता है। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML2T-3 हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और जो -2 पहले से तो T-3 और A ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, ML2T-3A-1। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से आता है कि वोल्ट और स्थैत वोल्ट में क्या संबंध होता है, यानी कि एक वोल्ट में कितने स्थैत वोल्ट होते हैं। वोल्ट बराबर जो MKS में है इसको मैं CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी मैंने लिखा था कि वोल्ट किसको लिखा था, जूल प्रति कूलाम, इसी को वोल्ट बोला था ना। तो 1 जूल बटे 1 कूलाम, यही 1 वोल्ट कहलाएगा। इसी को मैं और सॉल्व करूंगा तो 1 वोल्ट बराबर, अब इसको हम CGS में कन्वर्ट करते हैं तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग बटे 1 कूलाम में कितने स्थैत कूलाम होते हैं, 1 कूलाम में कितने स्थैत कूलाम होते हैं। तो जो मैं लिख दे रहा हूं 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान रखना, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। देखिए 10⁻7 से 10⁻7 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 10⁻2, यानी कि ये आ जाएगा 1 वोल्ट बराबर अर्ग बटे 3 × 10⁻2 स्थैत कूलाम। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर, देखिए 1 बटे, इसका मतलब 100 का मतलब 300 भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 भी। और अर्ग प्रति स्थैत कूलाम, इसको मैंने अभी लिखा था स्थैत वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट में 1/300 स्थैत वोल्ट होते हैं। तो इस तरह हम वोल्ट और स्थैत वोल्ट में रिलेशन बता सकते हैं। अब आता है हमारा विभवांतर। तो देखिए विभवांतर क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विभवांतर यानी कि 2 विभव का अंतर। ठीक, तो देखिए
हमारा टॉपिक है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कीजिएगा कि जे हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के कारण, जे प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण जे पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर जे कोई आवेश है Q0 परीक्षण आवेश, जे बिंदु A पर रखा हुआ है। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहा है, B बिंदु तक ला रहा है। A से किधर जा रहा है जे B तक। तो A से B तक जाने में इस पर कुछ कार्य किया जाएगा और वही कार्य इसके विभवांतर अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर मतलब विभवांतर के बराबर होगा। परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को, जो परीक्षण आवेश है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है कार्य विभवांतर के बराबर होता है। अब देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम Q0 आवेश को ले जा रहे हैं। Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। इस कार्य को मैं मान रहा हूँ A से B तक ले जाने में, तो इसके सापेक्ष में लिख लूँ A टेंड्स टू B। तो Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य इतना है, इसलिए एकांक आवेश को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A टेंड्स टू B अपॉन Q0। ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना आएगा, इतना। तो यही कार्य किसके बराबर होगा, विभवांतर के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिएगा बटे Q0। तो जे हमारा क्या आ गया, विभवांतर आ गया, क्योंकि जे जो मैंने भी से लिखा है तो विभवांतर भी एक विभव ही होता है। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, VA माइनस के हो गया हमारा, मतलब जे A बिंदु का विभव VA और B बिंदु का विभव VB, तो दोनों विभव का अंतर, तो जे हमारा क्या आ गया, विभवांतर। तो इस तरह हम विभवांतर की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं, अर्थात विभवांतर बराबर ये हो जाएगा। इसका भी मात्रक वही होगा क्योंकि कार्य का होगा जूल, आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम जिसे वोल्ट कहते हैं। CGS में क्या हो जाएगा, अर्ग प्रति स्थैत कूलाम जिसे स्थैत वोल्ट कहते हैं। विमीय सूत्र भी वही आ जाएगा जो विभव का होता है। तो इस तरह हम विभवांतर को भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।